आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ये शब्द ब्रिघम यंग के कहे जाते हैं, पर ये आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठते हैं। स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की उस अहम, उस असाधारण भूमिका पर एक गहरी नजर डालेंगे। अक्सर इतिहास में इसे वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। हमारे पास कुछ हालिया लेख हैं, कुछ विश्लेषण है इस पर, और हमारा मकसद सिर्फ अब जानते हैं घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके महत्व को समझना है, उनकी जो जटिलताएं थीं, उनके जो प्रभाव थे, उनको समझना है। और ये खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी विषय है, आधुनिक भारतीय इतिहास, समाज, इन सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब हम स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं ना, तो अक्सर एक चीज नजरअंदाज हो जाती है, वो है उनका दोहरा संघर्ष। मतलब एक तरफ तो वो जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी रही थी पूरी ताकत से, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने ही समाज के अंदर जो गहरी जड़ें जमाए हुए बंधन थे, जैसे पितृसत्ता, पर्दा प्रथा, शिक्षा की कमी, इन सब सामाजिक बाधाओं से भी जूझना पड़ रहा था। तो ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी। हाँ, ये दोहरा संघर्ष वाला पॉइंट आपने बहुत सही उठाया। ये सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी चुनौतियों से भी लड़ाई थी। तो फिर ये जो बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी हुई, ये शुरू कैसे हुई? अक्सर भारत माता के प्रतीक का जिक्र होता है। क्या इसने वाकई कोई भूमिका निभाई महिलाओं को जोड़ने में? हाँ, देखिए, भारत माता का जो प्रतीक था वो भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। उसने अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, समुदायों की महिलाओं को एक साझा पहचान दी, एक राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। इसने सच में जमीनी स्तर पर महिलाओं को आंदोलनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और ये जुड़ाव हमें बड़े जन आंदोलनों में साफ दिखता है, जैसे कि असहयोग आंदोलन में। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन 1920-22 को ही ले लीजिए। हजारों की संख्या में महिलाओं ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया, चरखा चलाया, खादी पहनी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो निडल होकर जुलूसों में शामिल हुईं और बड़ी संख्या में जेल भी गईं। ये दिखाता है कि उनमें राजनीतिक चेतना कितनी बढ़ रही थी और साहस कितना था। और फिर आता है नमक सत्याग्रह 1930 का। वहां तो महिलाओं की भूमिका और भी ज्यादा संगठित और मुखर लगती है ना? निश्चित रूप से। नमक सत्याग्रह तो एक बहुत ही अहम मोड़ था। आपको पता है, शुरू में गांधी जी भी थोड़ा झिझक रही थे महिलाओं को दांडी मार्च जैसे सीधे एक्शन में शामिल करने से। शायद सुरक्षा की चिंता थी उन्हें। अच्छा, ये बात तो कम लोगों को पता होगी। जी, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी जो नेता थीं, उन्होंने गांधी जी को समझाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना ये आंदोलन अधूरा है और महिलाएं हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और फिर हमने देखा, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, खुद कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन जैसी नेताओं ने न सिर्फ मार्च का नेतृत्व किया, बल्कि नमक बनाना, सरकारी डिपोज पर धरना देना और खासकर गांव की महिलाओं को जोड़ना, इसमें कमाल की भूमिका निभाई। इसने महिलाओं को संघर्ष में एकदम आगे ला दिया। ये दिलचस्प है कि गांधी जी की शुरुआती झिझक भी शायद उस वक्त के समाज की सोच दिखाती है, लेकिन महिलाओं ने अपनी दृढ़ता से इसे बदला। फिर जब हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते हैं, तब तो तस्वीर और भी बदल गई होगी। बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो जब लगभग सारे बड़े पुरुष नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो कई जगहों पर महिलाओं ने ही कमान संभाली। उन्होंने सिर्फ रैलियां और प्रदर्शन ही नहीं किए, बल्कि अंडरग्राउंड रहकर भी बहुत काम किया, जैसे राष्ट्रीय संदेश फैलाना, गुप्त सूचनाएं पहुंचाना, और उषा मेहता जैसी वीरांगनाओं ने तो गुप्त कांग्रेस रेडियो तक चलाया। ये उनकी लीडरशिप क्षमता, उनके संगठन कौशल और उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी, उसे दिखाता है। उन्होंने ये पक्का किया कि नेताओं की गैर मौजूदगी में आंदोलन ठंडा न पड़ जाए। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जन आंदोलनों की बात की जो ज्यादातर शांतिपूर्ण थे या सविनय अवज्ञा वाले थे, लेकिन एक और पहलू भी तो है, क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी। हाँ, और ये पहलू अक्सर उतना सामने नहीं आता, लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता तो सभी जानते हैं। 1857 में कैसे उन्होंने झांसी की रक्षा की, अंग्रेजों की वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, उसे चुनौती दी।
लेकिन उनसे भी पहले सोचिए 1824 में कर्नाटक में कित्तूर की रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह का नेतृत्व किया था। वजह वही थी, अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र को वारिस नहीं मान रहे थे। ये भारत में शायद पहला महिला नेतृत्व वाला सशस्त्र संघर्ष था उपनिवेशवाद के खिलाफ। 1824 में? ये तो वाकई बहुत पहले की बात है। जी, और फिर बंगाल की बात करें, जो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था, वहां तो महिलाओं का योगदान असाधारण है। हाँ, बंगाल के बारे में जानना जरूरी होगा। वहाँ क्या खास था? बंगाल की महिला क्रांतिकारियों में गहरी वैचारिक सोच भी दिखती है, सिर्फ वीरता नहीं। जैसे प्रीतिलता वदेदार, 1932 में उन्होंने चटगांव में यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, ये अंग्रेजों का जो नस्लीय भेदभाव था ना, कि कुत्तों और भारतीयों का आना मना है वाले साइन होते थे, उसके खिलाफ एक जोरदार संदेश था। हमले में वो घायल हुईं और फिर साइनाइड खाकर शहीद हो गईं। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं सशस्त्र संघर्ष में भी बराबर की साथी हैं। उसी दौर की कल्पना दत्त का भी नाम आता है ना? हाँ, कल्पना दत्त। वो भी चटगांव शस्त्रागार लूटकांड की योजना में सूर्यसेन के साथ सक्रिय थीं। बाद में उन्होंने अपने संस्मरणों में क्रांति में महिलाओं की भूमिका को दर्ज भी किया, जो आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। फिर बीना दास को देखिए, 1932 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में भरी सभा में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चला दी। निशाना चूक गया, पर सोचिए कितना साहस। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। वो खादी पहनती थीं, प्रतिबंधित साहित्य लिखती और बांटती थीं, कॉलेज में सक्रिय थीं। मतलब प्रतिरोध के कई रूप थे। तो ये सिर्फ हथियार उठाना नहीं था, विचारों से, शिक्षा से, हर तरह से प्रतिरोध था। बिल्कुल। कमला दास गुप्ता को लीजिए, उन्होंने क्रांतिकारियों को छुपाया, संदेश पहुंचाए, हथियार पहुंचाने में मदद की। कितना जोखिम भरा काम था। और साथ ही उन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले, शिक्षा के जरिए बदलाव। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन, वो तो एक अग्रणी नारीवादी विचारक थीं। उनका उपन्यास है सुल्ताना का सपना, 1905 में लिखा गया। उसमें उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां महिलाएं राज कर रही हैं, जहां तर्क और विज्ञान है, शांति है। ये पितृसत्ता और उपनिवेशवाद दोनों पर एक तीखी टिप्पणी थी। कमाल है, 1905 में ऐसी सोच। लावण्य प्रभा घोष और मातंगिनी हाजरा की कहानियां भी इसी तरह की हैं। जी, लावण्य प्रभा घोष, जिन्हें मालती चौधरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शिक्षा और साक्षरता को हथियार बनाया। स्टडी सर्कल चलाए, राष्ट्रवादी पत्रिका मुक्ति के लिए लिखा, गांव-गांव में गुप्त बैठकें की। और मातंगिनी हाजरा, गांधी बूढ़ी, उनकी शहादत तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतीक बन गई। 70 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी। बंगाल के तामुल्लुक में एक बड़े जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। पुलिस ने गोली चलाई तो तिरंगा हाथ में लिए वंदे मातरम बोलते हुए शहीद हो गई। उनका बलिदान दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई सबकी थी, हर उम्र, हर तबके की, खासकर महिलाओं की। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि महिलाओं ने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि बहुत जोखिम भरे और रणनीतिक काम किए। ये क्रांतिकारी रास्ते यकीनन बहुत जोखिम भरे थे और इनमें साहस भी असाधारण चाहिए था। लेकिन क्या संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाएं नेतृत्व कर रही थीं? क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत बहादुरी तो काफी नहीं होती। बिल्कुल सही सवाल है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने अपने संगठन भी बनाए। और जो मौजूदा राजनीतिक दल थे, उनमें भी महत्वपूर्ण पदों पर रहीं, जैसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC और महिला भारतीय संघ WIA। इन संगठनों ने महिलाओं को एक मंच दिया, राजनीतिक रूप से संगठित होने का, सामाजिक सुधारों की बात करने का और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी आवाज उठाने का। अच्छा। और ये संगठन सिर्फ महिलाओं के मुद्दों तक ही सीमित नहीं थे, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए थे। तो कुछ प्रमुख महिला नेताओं के बारे में बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कई नेत्रियों ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहते हैं, वो कवयित्री तो थीं ही, पर एक बहुत शक्तिशाली वक्ता और नेता भी थीं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं 1925 में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जी, और उन्होंने नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बड़े आंदोलन में आगे बढ़कर भूमिका निभाई। फिर सुचेता कृपलानी है, गांधी जी की करीबी सहयोगी थीं,
सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय रहीं, अंडरग्राउंड रहकर भी काम किया और आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम पहले भी आया था। उनका योगदान कितना विविध था। कमला देवी चट्टोपाध्याय तो सच में एक असाधारण शख्सियत थी। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कला की संरक्षक, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर, सब कुछ। उन्होंने AWC को एक मजबूत आवाज बनाने में बहुत मदद की। वो मद्रास से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी और जैसा हमने पहले बात की, उन्होंने ही गांधी जी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए मनाया था। आज़ादी के बाद भी उन्होंने भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स और कलाओं को बचाने में बहुत बड़ा काम किया। उनका जीवन राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान का एक अद्भुत संगम है। पूर्वोत्तर भारत से रानी गाइदिनल्यू का जिक्र भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रानी गाइदिनल्यू की कहानी तो अद्भुत है। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो अपने चचेरे भाई के हैराका आंदोलन से जुड़ गईं। ये आंदोलन नागा लोगों की परंपराओं को बचाने और अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए था। जब उनके भाई को फांसी दे दी गई, तब महज 16-17 साल की उम्र में उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, उन्हें पकड़ लिया गया और सालों तक वो जेल में रहीं। उनका संघर्ष क्षेत्रीय पहचान और उपनिवेशवाद के विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एनी बेसेंट और अरुणा आसफ अली का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ, एनी बेसेंट हालांकि आयरिश मूल की थीं, पर उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जरिए भारतीय संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग शुरू की और 1917 में वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और अरुणा आसफ अली, उन्हें तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। 1942 में जब बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडा फहराना था और सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, तब उन्होंने अकेले ही हिम्मत दिखाकर झंडा फहरा दिया था। और विजयलक्ष्मी पंडित? हाँ, विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, उन्होंने भी राष्ट्रीय और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे संयुक्त राष्ट्र में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि महिलाओं ने न सिर्फ भागीदारी की, बल्कि निर्णायक नेतृत्व भी दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजनीतिक सक्रियता थी, इसका असर महिलाओं के सामाजिक जीवन पर, उनके अधिकारों पर भी पड़ रहा था। हम फिर से उस दोहरे संघर्ष पर आ जाते हैं। उन सामाजिक बंधनों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए जो उन्हें पीछे रखते थे। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का काम देखिए। 19वीं सदी में ही उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला पुणे में। हाँ, ये तो क्रांतिकारी कदम था उस समय। बिल्कुल। और वो सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रुकी, उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, विधवाओं के लिए आश्रम खोले। उनका काम सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण की नींव है। पंडिता रमाबाई का नाम भी इसी संदर्भ में आता है। जी हाँ, पंडिता रमाबाई संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थीं। उन्होंने विधवाओं के लिए शारदा सदन जैसे संस्थान खोले जहां उन्हें शिक्षा दी जाती थी, आत्मनिर्भर बनाया जाता था। उन्होंने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, महिलाओं के लिए समान अधिकार और वोट के अधिकार की वकालत की। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में खादी अपनाना वो सिर्फ एक राजनीतिक एक्ट नहीं था, वो महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक जरिया भी बना। साक्षरता अभियान चले, उनसे उन्हें ज्ञान मिला। पर्दा प्रथा जैसी जो कुरीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। कानूनी बराबरी की मांग, संपत्ति के अधिकारों की मांग, ये सब इसी दौर में तेज हुई। और रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने कला क्षेत्र की स्थापना करके भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक तो बनाई, साथ ही महिलाओं को कला के क्षेत्र में एक सम्मानजनक जगह भी मिली। तो हाँ, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक सुधार साथ साथ चल रहे थे, अक्सर एक दूसरे को ताकत दे रहे थे। चलिए, कुछ और नाम जो हमारे श्रोतों में हैं, उन पर भी एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, खासकर इलाहाबाद में महिलाओं को संगठित किया। भिकाईजी कामा एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम, उन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहते हैं। वो ज्यादातर यूरोप में रहीं, भारत की आज़ादी के लिए प्रचार किया और 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का पहला झंडा फहराया था। अच्छा, विदेश में पहला झंडा। जी। कस्तूरबा गांधी, उन्होंने तो हर कदम पर महात्मा गांधी का साथ दिया, आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई बार जेल गईं। उनका त्याग लाखों महिलाओं को प्रेरणा बना।
उषा मेहता का जिक्र हमने पहले किया। गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए महीनों तक उन्होंने आंदोलनकारियों तक खबरें पहुंचाई। एक नाम अरुणा रॉय का भी है स्रोत में, हालांकि वो स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी की हैं। हाँ, अरुणा रॉय जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका मुख्य काम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून को लाने में रहा है। वो सीधे तौर पर स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, लेकिन उनका काम मतलब पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों को सशक्त बनाना, ये उसी भावना को आगे बढ़ाता है जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। शायद इसीलिए स्रोत में उनका जिक्र है, उस निरंतरता को दिखाने के लिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि महिलाएं भारत की स्वतंत्रता की कहानी में सिर्फ कोई साइड कैरेक्टर नहीं थी, बल्कि वो इसकी मुख्य वास्तुकारों में से थी। उनका योगदान सिर्फ संख्या में नहीं था, बल्कि साहस, रणनीति, नेतृत्व और सामाजिक दृष्टि, इन सब का संगम था। इसने आंदोलन को न सिर्फ फैलाया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे यूपीएससी परीक्षार्थियों के नजरिए से देखें तो ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास जो जीएस पेपर 1 का हिस्सा है, भारतीय समाज भी जीएस पेपर 1 में है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे जीएस 1 और 2 दोनों में आते हैं, सामाजिक न्याय जीएस 2 में है, और निबंध के पेपर में भी ये बहुत प्रासंगिक है। तो मेंस के उत्तरों में सिर्फ ऊपर ऊपर से जिक्र करने की बजाय अगर इन महिलाओं के योगदान के अलग अलग आयामों को, जैसे जन भागीदारी, क्रांतिकारी काम, नेतृत्व, सामाजिक सुधार, वो दोहरा संघर्ष, इनका विश्लेषण किया जाए, खास उदाहरण दिए जाएं, जैसे रानी चेन्नम्मा, प्रीतिलता वादेदार, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, सावित्रीबाई फूले, और यह दिखाया जाए कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे जुड़े थे, तो उत्तरों में गहराई आएगी। और प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल जानकारी जरूरी है ही। वाकई इन वीरांगनाओं की कहानियां न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि प्रेरणा भी देती हैं। लेकिन इस चर्चा के आखिर में एक सवाल मन में आता है। हमने आज कई जानी मानी हस्तियों का जिक्र किया जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, पर उन लाखों गुमनाम महिलाओं का क्या, जिन्होंने शायद चुपचाप घर संभाला, चरखा काता, जुलूसों में भीड़ बढ़ाई, क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह दी, या बस अपने बच्चों के मन में आज़ादी के सपने जगाए। उनकी जो अनकही कहानियां हैं, वो भी तो इस इतिहास का हिस्सा हैं। हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतिहास लिखते वक्त इन सभी आवाज़ों को, खासकर जो हाशिए पर रही हैं, उनको सही जगह मिले? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों और भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उम्मीद है ये गहरी बातचीत उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसी और चर्चाओं से न चूकें। और अगर आपके कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम उन पर गौर करने और जवाब देने की कोशिश करेंगे।